दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट इसीलिए क्योंकि बाजार में भी गिरावट हो रही है, लेकिन ट्राइडेंट आने वाले समय में कमाल कर सकता है और इसके पीछे वजह है यहाँ पे ट्राइडेंट का विजन। जिस तरह से राजेंद्र गुप्ता है जो इनके फाउंडर है ट्राइडेंट के, उन्होंने जो एक बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि ट्राइडेंट आने वाले समय में इंडिया के बाज़ार में धूम मचाएगा। यानी उन्होंने अब टारगेट किया है ऐसे कस्टमर को जो अब तक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते थे, उनको अब ट्राइडेंट के प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनकी आकर्षित करने की यहाँ पे योजनाएं बनाई गई है। और इसके लिए कंपनी बहुत सारे शोरूम नए खोलेगी। हर शहर में अब ट्राइडेंट के शोरूम होंगे। ऐसे में आप समझ सकते हो कि ट्राइडेंट का बाजार तेज़ी से बढ़ेगा। अब तक ट्राइडेंट सिर्फ एक्सपोर्ट के कारोबार पे ही अपना ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इंडिया के बाजार में भी फोकस करना शुरू कर दिया है और ये बात साबित कर रही है कि आने वाले समय ट्राइडेंट में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। वैसे भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपांड करने जा रही है। हर साल कंपनी 1500 से 2000 करोड़ का नया खर्च करेगी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा, तो क्या दाव लगाना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें, कल बीएसई सेंसेक्स देख सकते हैं कि 64,886 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 365 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.56% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और उसके पीछे वजह है कि एफआई बाजार में बिकवाली करे लगातार। अब ट्राइडेंट की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 37.05 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की देख सकते हो कि 36.95 के आसपास। इंट्राडे में 37.50 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट शुरू हुई, इसमें भी स्टॉक में दबाव देखने को मिला और 36.50 का लो बना के अंत में 36.70 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.68% की गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 21 अगस्त को स्टॉक 35.70 के आसपास था, 10.2% की एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी स्टॉक के अंदर हमने। 22 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 37.70 के आसपास आए, 5.6% की शानदार तेज़ी के साथ में, यानी दो ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 16% से आसपास की तेज़ी। और उसके बाद में 23 अगस्त को प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक 36.55 के आसपास आ गया, 3.1% की गिरावट के साथ में। 24 अगस्त को स्टॉक ने फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग दी और स्टॉक 36.95 के आसपास क्लोजिंग दी, 1.1% की हमें तेज़ी देखने को मिली। और 25 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 36.65 के आसपास, यहाँ पे 0.8% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। स्टॉक बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अब कंसोलिडेशन मोड में और जल्दी नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। अब आप देख सकते हो कि कल यानी गुरुवार के दिन 3 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है, स्टेबिलिटी आई है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 5 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 476% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 442% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 0.27% की गिरावट हुई है और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 12.60% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे 11% की तेज़ी बनी है। 1 डे के हिसाब से 0.81% की गिरावट हुई है। ओवरऑल इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडियन अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या चैलेंजेस है और किस तरह से इस चैलेंज को फेस करके ऊपर निकल सकते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। इस समय ग्लोबल रीजन की वजह से इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट किए गए जिसमें आप देखें ये जो स्टडी कह रही है कि वेस्ट मैनेजमेंट, अगर वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए तो देख सकते हो कि जो इसके वजह से आने वाले समय में इस सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है। कुछ देख सकते हो कि रिसाइकल किए जाए कुछ प्रोडक्ट। इसके अलावा जिसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो ये ऑलरेडी ट्राइडेंट कर रही है, पहले से अपने वेस्ट मैनेजमेंट को काफ़ी ध्यान दे रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, खास इंडस्ट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि जो फैसिलिटीज है उसको और इम्प्रूव किया जाए तो इसको प्रोडक्शन क्वालिटी और अच्छी सुधर सकती है और प्रोडक्शन में भी एक तेज़ी आ सकती है। इसके अलावा वैल्यू चेन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो इसमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है इस इंडस्ट्री के अलावा। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी का बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट जितनी पॉलिसीज इसके सपोर्ट में लाएगी उससे इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है।
इसके अलावा इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करना और उसके बारे में आप देखें तो कोशिश करना कि मैन्युफैक्चरिंग में उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इस मामले में ट्राइडेंट बहुत आगे है। ट्राइडेंट लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है जिसको डायरेक्ट देखें तो आप पेटेंट हासिल हो रहे हैं, चाहे इंडिया के बाजार में हो या फिर यूएस यूरोपियन बाजार में हो। तो ये समझ सकते हो कि ट्राइडेंट ऑलरेडी ये सब कर रही है। इसके अलावा कंज्यूमर एंगेजमेंट, उनके प्रोडक्ट के प्रति किस तरह से कंज्यूमर का रुझान बढ़ाना है, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाना है, उसका ध्यान देना है। इसके अलावा देखें तो एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, तो ये कुछ पॉइंट है जो जिसके ऊपर ध्यान देके फोकस करके इस सेक्टर में तेज़ी लाई जा सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप इसका 18,819 करोड़ के आसपास है। अब ये मिड कैप कंपनी बन चुकी है, जो पहले पेनी स्टॉक हुआ करता है, एक स्मॉल कैप कंपनी थी। इसका पी रेशियो 46.75 के आसपास है। इसका पीबी रेशियो 4.51 का है। इंडस्ट्री पी 19.30 का है और डेट टू इक्विटी 0.34 का है। इसका आरओई अगर देखें तो 11.68% के आसपास है और इसका ईपीएस 0.79 का है। और डिविडेंड अगर इसका देखें तो 0.97% का इसने डिविडेंड भी दिया है और बुक वैल्यू इसकी 8.19 की है, फेस वैल्यू 1 है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा रिजल्ट जून 2022 में 1680 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। इस जून में देखें तो 1494 करोड़ के आसपास रिवेन्यू रहा। थोड़ा सा रिवेन्यू जरूर कम हुआ है और इसके पीछे वजह भी है कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है। प्रॉफिट भी कुछ कम हुआ है। जून 2022 में जहाँ पे 129 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, इस बार जून 2023 में 93.40 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये सिनेरियो चेंज होगा और कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होगा और बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात है कंपनी 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। डेटर डेज में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। 26.5 डेज से पहले जो घट के अब 15.9 डेज के आसपास आ चुके हैं। और कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है 72.6 डेज से पहले, जो घट के अब 45.7 डेज के आसपास आ गए। यानी आप समझ सकते हो कि ट्राइडेंट की सेहत सुधरने लगी है। और नतीजा ये है कि एफआई ने यहाँ पे अच्छा खासा निवेश बढ़ाना शुरू किया है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 73.19% के आसपास, जो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा एफआई का निवेश बढ़ा है। 2.43% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 2.47% हो गई है जून में। डीआई की होल्डिंग में बढ़ी है, 0.04% थी मार्च में, जो जून में देखते हो कि 0.05% हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 23.09% थी मार्च में, जो 23.03% के आसपास आ गई है। अदर्स की होल्डिंग अनचेंज है, यानी 1.25% के आसपास है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि स्टॉक कमाल करेगा। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने भी जमकर खरीदारी की है, जिसमें आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने 1.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 2.17% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी होल्डिंग 4.12% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है बाकायदा। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 1.51 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 5.31% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 0.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 0.91% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF की बात करें तो 0.69 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 15.91% होल्डिंग उनकी यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF की बात करें तो 0.35 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उनकी होल्डिंग भी 1.54% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की अगर हम बात करें 0.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 13.80% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.30 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 3.11% की होल्डिंग देख सकते हो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें उन्होंने 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 5.46% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 500 इंडेक्स फंड की बात करें तो 0.14 का इन्वेस्टमेंट है और उनकी होल्डिंग भी 1.82% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जितने म्यूचुअल फंड है उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि जितने भी म्यूचुअल फंड है उन्होंने होल्डिंग लगातार बढ़े, किसी भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ट्रिम नहीं हुई है। ये जुलाई के अंदर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है और हर म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी करे, जो इशारा है कि स्टॉक कमाल करेगा। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।